बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 3। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। लेसन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास लेसन है इंपॉर्टेंट अजम्पशन अबाउट सिमेंटिक, रेफरेंस एंड सेंस। रेफरेंस एंड सेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले एक नावल के अंदर दिया गया था जो कि 1892 के अंदर पब्लिश हुआ, और जब इस नावल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम था ऑन सेंस एंड रेफरेंस। इस नावल के मुताबिक रेफरेंस जो है ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है एक्सप्रेशन के दरमियान, और वो एक्सप्रेशन जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए वो स्टैंड फॉर होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इसको कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस हैज़ टू डू विद द रिलेशनशिप विच होल्ड्स बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड व्हाट दैट एक्सप्रेशन स्टैंड फॉर इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ दिस अटर्नेस। अच्छा, पिछले चैप्टर में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी सिग्निफायर्स में कि हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, अगर हमने गुस्से को शो करना है और हमारे फेस एक्सप्रेशन जो है वो गुस्से को शो कर रहे हैं, तो फेस एक्सप्रेशन को वहाँ पे मैंने कहा था कि एज ए सिग्निफायर्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है और वो जिस चीज़ को शो कर रहे हैं यानी हमारा गुस्सा, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे रेफरेंस। According to Said, reference is a relationship by which language looks onto the world is usually called reference. सईद के मुताबिक दुनिया, किसी लैंग्वेज के अंदर दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है, एक लैंग्वेज दुनिया को किस तरह से वर्ल्ड का ओवरव्यू ले रही होती है, उसको कहते हैं रेफरेंस। सेंस इसके बरक्स क्या होती है? एलन डिस्क्राइब्स दैट सेंस इज अ डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड मीनिंग एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम इननुमरेबल occurrences in text. Sense relates to the complex system of the relationship between the linguistic element themselves, mostly the words. अच्छा, इसमें ना सेंस के अंदर ये होता है कि इसमें डीकॉन्टेक्चुअलाइज मीनिंग होती है, यानी ऐसे मीनिंग जिनके लिए हमें कोई कॉन्टेक्स्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स के जो आपस में रिलेशनशिप होता है, वर्ड के और उसके मीनिंग के दरमियान जो सिंपल जो उसके लिटरल मीनिंग होती है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हम स्टडी करते हैं सेंस के अंदर। आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर 12, अल्टरनेस, सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन। अच्छा, अटरेंस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू हंग, प्रोपोजिशन इज डिक्लरेटिव सेंटेंस। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्रोपोजिशन जो होती है ये डिक्लरेटिव सेंटेंस होता है, और ये कोई स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है, और यानी ना एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में कोई भी स्टेटमेंट होती है हमारी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, मैंने आपको इसकी सिंपल एग्जांपल भी दी थी। द वर्ड प्रोपोजिशन हैज़ कम फ्रॉम फिलोसफी एंड इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द लैंग्वेज। अच्छा, ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज में आता होता है कि प्रोपोजिशन जो है ये लैंग्वेज की कौन सा लेवल है, तो ये लोएस्ट लेवल है। लैंग्वेज का लोएस्ट लेवल क्या है? प्रोपोजिशन। और ये बेसिकली वर्ड कहाँ से आया है, यानी प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, किस फील्ड से? तो ये फिलोसफी से आया है। प्रोपोजिशन आर वर्ड दैट एग्जिस्ट इन द लेक्सिकॉन एंड हैव मीनिंग। ये लेक्सिकॉन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और इनके मीनिंग्स होते हैं। A sentence is a group of abstract grammatical elements obtained from utterance. अच्छा, जो होती है ना utterance, बेसिकली डिफरेंट जो अटरेंस होती हैं वो मिल के भी सेंटेंस बना सकती हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है ना, तो यानी ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्ड एक हमारे पास सेंटेंस होता है। वर्ड को ग्रामेटिकली उनको ग्रामेटिकल पैटर्न में लिखा जाए तो वो हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं सेंटेंस, क्योंकि जो अटरेंस होती है उसमें ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं होती है। अ वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर बाय द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के रूल के मुताबिक एक वर्ड की स्ट्रिंग को ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइज्ड करना, ग्रामर के रूल को मद्देनजर रखते हुए, तो उसको कहते हैं सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ सम हायर लेवल ऑफ द लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऊपर हमने पढ़ा है प्रपोजिशन जो होता है वो लैंग्वेज का लोएस्ट लेवल है, और सेंटेंस जो है वो हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज है। We can say that sentence is a complete expression while proposition is partial। ये वाले भी एमसीक्यूज में आया हुआ है कि जो सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट एक्सप्रेशन होते हैं और जो प्रोपोजिशंस होती हैं ये पार्शियल एक्सप्रेशंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू लीच, पहले हमने पढ़ा है सबसे पहले प्रोपोजिशन, देन हमने पढ़ा है सेंटेंस, और अब हम पढ़ने लगे हैं अटरेंस। अटरेंस क्या चीज़ होती है? अटरेंस इज अ न्यूट्रल यूनिट ऑफ स्पीच बाउंडेड इन articulations. According to Hang, it is a particular piece of language that can be word, phrase, sentence or sequence of sentence spoken or written by particular speakers or writer in a particular context on a particular situation. अच्छा, utterance जो होती है ये कलमा, बेसिकली उर्दू में इसका मीनिंग होगा कलमा। तो ये हमारी रिटन लैंग्वेज में भी हो सकती है। ये कोई कलमा यानी लिखा हुआ भी हो सकता है, बोला हुआ भी हो सकता है, ये एक वर्ड भी हो सकता है, डिफरेंट आपस में वर्ड यानी फ्रेज भी हो सकती है, कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, बहुत सारे सेंटेंसेस कंबाइन भी हो सकते हैं। वो सब उनको हम अटरेंस ही कहेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे आई एम रीडिंग अ नॉवल, हेलो, अ कैपुचिनो प्लीज़। तो ये सारे जो है ना ये
अटरेंस हम इसको कहेंगे। ये सेंटेंस नहीं है, ये अटरेंस होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ये जो अटरेंस होती है इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है, ये आपने याद रखना है। अटरेंस को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है और ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस चीज़ को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है। यहाँ इस टॉपिक में इन्होंने कुछ जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी में से कुछ एग्जाम्पल्स उठाई हुई है कि आपने बताना है कि ये अटरेंस है या नहीं है। तो अटरेंस की हमने ये पढ़ा है कि वो वर्ड हो सकती है, फ्रेज हो सकती है, सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ ये हेलो, ये भी एक अटरेंस होगी। नॉट मच, इस तरह से ये जिनके गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं ये अटरेंस होगी। आगे सेंटेंस के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। तो सेंटेंस क्या होता है? जिसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, यानी ग्रामर के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एक वर्ड की स्ट्रिंग्स को ग्रामेटिकली अरेंज करना जो होता है वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। आगे हमारे पास है टॉपिक 14, लिटरल एंड नॉन लिटरल मीनिंग। लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू साइड, लिटरल मीनिंग टोल्ड बाय डिक्शनरी ऑफ दैट लैंग्वेज आर कॉल्ड कन्वेंशनल मीनिंग। लिटरल मीनिंग वो वाले मीनिंग्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज की डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में इंग्लिश के वर्ड्स की जो मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग्स होंगे और ये कन्वेंशनल मीनिंग्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। लिटरल मीनिंग का ना एग्जैक्ट जो हम चीज़ कहना चाह रहे होते हैं वही वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं उसमें, यानी उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट जानने की ज़रूरत नहीं होती है, बैकग्राउंड नॉलेज जानने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली एक वर्ड कहा जाए तो हमें उसका मतलब समझ आ जाता है किसी भी बंदे को। दीज मीनिंग्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड विच इट रेफर ऑन द रियल वर्ल्ड, मतलब कि रियल वर्ल्ड में ये किस चीज़ को रेफर करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वगैरह उनका समझ इजीली आ जाता है। दीज आर इंस्टांसेस वेयर द स्पीकर स्पीक्स अ न्यूट्रल फैक्चुअली एक्यूरेट वे, आई एम हंग्री और आई एम स्टार्विंग। तो अब इसमें फ़र्क है ना, आई एम हंग्री एक न्यूट्रल सेंटेंस है। द सोर्स ऑफ दिस मीनिंग इज द सोसाइटी विच गिव्स मीनिंग टू द वर्ड्स, दिस मीनिंग आर आल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। अच्छा, ये वाला भी एमसीक्यू में आ सकता है कि लिटरल मीनिंग और क्या कहते हैं, तो लिटरल मीनिंग और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी कहते हैं। आगे हमारे पास है दूसरे नॉन लिटरल मीनिंग्स। तो नॉन लिटरल मीनिंग्स कौन से होते हैं? जो कि इनडायरेक्टली कुछ कहा जा रहा होता है। नॉन लिटरल मीनिंग्स आर इंस्टेंस वेयर द स्पीकर डेलिबरेटली डिस्क्राइब समथिंग इन अनट्रू और इम्पॉसिबल टर्म, यानी कि वो किसी चीज़ को अनट्रू या इम्पॉसिबल टर्म जो है ना वो यूज़ करके एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे अब जब हम क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते थे तो हमारे टीचर्स आके कहते थे कि आपने आसमान को सर पे उठाया हुआ है, तो आपने तो आसमान को ही सर पे उठा लिया। तो आसमान को सर पे उठाना इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन वो हमारे शोर को ना बहुत ज़्यादा, यानी कि आप लोग का शोर बहुत ज़्यादा था, इस चीज़ को हमें समझाने के लिए वो ये टर्म यूज़ करते थे जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये होती है नॉन लिटरल मीनिंग। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं हॉर्स को खा सकता हूँ, इतनी मुझे भूख लगी हुई है। ये अपनी भूख को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इम्पॉसिबल टर्म यहाँ पे यूज़ की है। तो नॉन लिटरल मीनिंग्स ये होते हैं बेसिकली। और इसमें ना फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। तो ये वाला भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि फिगरेटिव लैंग्वेज कौन से मीनिंग्स के अंदर यूज़ हो। फिगरेटिव लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? उसमें मुहावरे होते हैं, कहावतें होते हैं, कुछ सिम्बॉलिक्स मीनिंग्स होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसमें मेटाफर भी यूज़ हो सकते हैं, आयरनी, मेटोनमी, तो ये सब कुछ इसके अंदर यूज़ हो सकता है नॉन लिटरल मीनिंग्स के अंदर। आगे हमारे पास है सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक। ये हम पिछले प्रीवियस दोनों चैप्टर में पढ़ चुके हैं सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर उनकी क्या अहमियत है। इस बारे में 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। सबसे जो पहले हैं उनका ये कहना है कि जो there are 3 different schools of thought on the distinction between semantic and pragmatic. One group of linguists says that only 3 fields of linguistics are pure linguistics. अच्छा, पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है ना उनका ये कहना है कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर सिर्फ 3 ही इसकी ब्रांचें हैं, लिंग्विस्टिक्स की 3 ही इसकी जो है ना वो 3 फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर मेन, वो हैं सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। ये प्रैग्मेटिक्स को लिंग्विस्टिक्स के अंदर ज़रूरी ही नहीं समझते। इनका ये कहना है कि जब कोई बंदा कुछ सुनता है या कुछ पढ़ता है तो वो अपनी डिज़ायर के मुताबिक उससे खुद ही मीनिंग अखज़ कर लेता है, उसके इर्द गिर्द के लफ्ज़ों को देखते हुए या सिचुएशन को देखते हुए। तो प्रैग्मेटिक को एज अ फील्ड जो है लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट था इनको कहते हैं सिमेंटिकिज्म। इनको क्या कहते हैं? सिमेंटिकिज्म, यानी ये प्रैग्मेटिक को गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं। आगे जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है उनका ये कहना था, while other group of linguistic hold that semantic is only a study of conceptual meaning but real conversations takes place within a pragmatic। अच्छा, इनका ये कहना था कि जो semantic होता है उसके अंदर तो हम जस्ट conceptual meaning पढ़ रहे होते हैं, यानी वर्ड्स के सिंपल मीनिंग पढ़ रहे होते हैं, तो वो तो हम वैसे ही पढ़ सकते हैं, उसको एज अ लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक फील्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कन्वर्सेशन में जो हम मीनिंग अखज़ कर रहे होते हैं उसके लिए हमें बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, प्रायर एक्सपीरियंसिस की ज़रूरत होती है, तो वो हम सब प्रैग्मेटिक्स के अंदर आता है ना। तो इनका ये कहना था कि प्रैग्मेटिक असल स्टडी है, ये सिमेंटिक को फजूल चीज़ समझते थे। तो ये थे प्रैग्मेटिसिज्म।
ठीक है। इनका ये कहना था कि विदाउट प्रैग्मेटिक एवरीथिंग इज यूजलेस बिकॉज विदाउट इट्स मीनिंग विल बी पार्शियल एंड इनकम्प्लीट। जब तक हमें यानी समझ नहीं आएगा अगले बंदे का मीनिंग तो कन्वर्सेशन नहीं हो सकेंगी, सब कुछ मीनिंगलेस होगा। ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट हमने पढ़े हैं जो बिल्कुल अल्टरनेटिव थे, सिमेंटिकिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। आगे जो हमारे पास थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है उनका ये कहना था वाइल द थर्ड एंड मोस्ट रीसेंट, अच्छा ये वाला भी हम स्कूल में पूछा जा सकता है कि मोस्ट रीसेंट कौन से थे, सिमेंटिकिज्म प्रैग्मेटिज्म या ये वाले जो थे, ये दोनों को कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट। इनका ये कहना था कि जो सिमेंटिक होता है क्योंकि वो होती है स्टडी ऑफ मीनिंग। According to them, pragmatic gives, while the third and the most recent school of thought is of the view that both semantic and pragmatics are important. According to them, pragmatics gives non-literal meaning and semantic gives literal meaning. Pragmatic जो है वो हमें non-literal meaning समझा रहा होता है और semantic के अंदर हम literal meaning को study कर रहे होते हैं. By concluding this, we can say that semantic is concerned with the sentence meaning. अच्छा ये वाला भी हम एक्सक्यूज में आ सकता है कि इनके मुताबिक जो सिमेंटिक है वो किस चीज़ से कंसर्न होता है, वो सेंटेंस की मीनिंग से कंसर्न होता है, और जो प्रैग्मेटिक है वो स्पीकर्स के मीनिंग से कंसर्न होता है इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।